हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से टॉपिक है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। ओके, तो इसमें हम आज 24th जो जनवरी 24 का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की ये एग्जाम के लिए कैसे रेलेवेंट है। ओके, तो हम कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं। आशा करते हैं आप भी अच्छी तरह से अपनी कंसिस्टेंसी बनाए हैं। और ये जो भी डिस्कशन है ये आपका जो भी हमारा ये जितने भी टॉपिक इसमें मेंशन किए गए हैं, लगभग आज 14 टॉपिक है। और ये सभी टॉपिक क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव वे में दिया गया है। और ये जो भी सोर्सेस है बहुत ही क्रेडिबल है। ओके, आप इसमें रिलाई कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आपका नॉलेज भी एनहेंस होगा और आपका एग्जाम भी अच्छा होगा। ओके, और ये यूनिक है। यहाँ पे जो भी टॉपिक है आप देख सकते हैं, 14 टॉपिक एक दिन में कवर करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो भी 14 टॉपिक है वो हमारे रिसर्च टीम ने बहुत ही लगभग 10 न्यूज़पेपर से खोज के निकाले हैं। तो इसमें क्या है, आपको ये सभी जो आर्टिकल्स है और इसके साथ जो भी लिंक्ड चीजें हैं वो हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो आपको ये जो भी पीडीएफ है ये हमारी जो टेलीग्राम ग्रुप है एक्सिया आईएएस एकेडमी में, उसमें ये अवेलेबल हो जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके इसको फर्दर अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ओके, तो हम बस ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जितने भी जो टॉपिक है वो कैसे रेलेवेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, और ये इसका जो क्वालिटी है वो भी आप बेस्ट क्वालिटी है, क्योंकि सभी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। ओके, चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो रिगार्डिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में बात करता है कि विल 2025 बी मोदीज 1991 मोमेंट। ओके, सो जो 1991 में एलपीजी रिफॉर्म लिया गया था हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद 1991 का, तो जो एलपीजी रिफॉर्म था, क्या अभी अभी जो हम एक स्लो डाउन फेस कर रहे हैं, तो उसमें क्या उसको रिफॉर्म करने के लिए कोई नया पॉलिसी मेजर्स लिया जाएगा इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब चुन के आए हैं। ओके, तो उनके चुन के आने के बाद उनके जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है वो क्या है, एक हमारे इकोनॉमी में उसका असर रहेगा, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो जो भी उसके पॉजिटिव है उसके हम फायदे हमें उठाने हैं, और जो भी नेगेटिव है उसको टेकल करने के लिए क्या है, हमें अपने देश के अंदर जो भी रिफॉर्म्स लेना है वो करना जरूरी है, ताकि हम अपना जो ग्रोथ है उसको पा सके। ओके, तो अभी देखा जा सकता है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें प्रोटेक्शनिज्म देखा जा रहा है। ओके, नेशनलिस्ट पॉलिसीज लिए जा रहे हैं, जियो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स हो रहे हैं। तो इस समय में क्या है, इंडिया के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम भी इसको रेस्पॉन्ड करें। ओके, और नेविगेट करें जो भी पोटेंशियल थ्रेट है, और उसको कैसे टेकल करें, उसका समाधान निकाले। ठीक है ना? तो इसीलिए क्या है, ये आर्टिकल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो जाता है, वो चाहे आपका पेपर 2 हो या फिर पेपर 3 हो। ओके, तो हमें कौन कौन से रिफॉर्म्स लेने होंगे जिससे हमें क्या होगा, हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी को पा सकते हैं बाय मिड ऑफ 2030। ओके, तो इसीलिए इसमें जो भी की थीम्स है एंड इनसाइट्स है वो मेंशन कर दिया गया है। जैसे नेविगेटिंग इमिग्रेशन पॉलिसीज में जो चेंजेस है उसको हमें ठीक करना है। ओके, तो हमारी आईटी कंपनीज कौन सी आपका कैसा एक्शंस ले रही है टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन H1B वीजा। ओके, तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। फिर टर्निंग टैरिफ्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, तो कैसे जो भी टैरिफ वार है उसको हम कैसे अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि एक ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म या टैरिफ वार देखा जाएगा बिटवीन यूएसए एंड चाइना। तो उसमें क्या है, इंडिया को डिफरेंट तरीके से फायदे हो सकते हैं, लेकिन उस फायदे को उठाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारा देश का जो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो स्ट्रिक्टनेस है उसको फ्लेक्सिबल करना होगा, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना होगा, हमारा जो स्किल है उसको डेवलप, हमारा ह्यूमन रिसोर्स का जो स्किल है उसको डेवलप करना होगा। ओके, तो ये सभी चीजें हमें करनी होंगी ताकि हम क्या कर सके, इसका फायदा उठा सके। तो मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देना होगा, एक्सपोर्ट में ध्यान देना होगा। ओके, तो क्या रिफॉर्म एजेंडास रहेगी, जैसे डीरेगुलेशन करना होगा, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पाना होगा हमें डिफेंस सेक्टर में। तो ये हमने कल भी चर्चा किया था कि इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन सिस्टम को हमें रोबस्ट बनाना होगा, ताकि हम इंपोर्ट पे कम रिलाई करें और एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है ना? जो ग्लोबल वैल्यू चेन है डिफेंस का, उसमें हमारा भी
जो कंट्रीब्यूशन है वो अच्छा खासा रहे, ठीक है ना। तो चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, कौन कौन से चैलेंजेस है, जैसे जियो पॉलिटिकल टेंशन है, ओके, डोमेस्टिक रिफॉर्म्स में बहुत सारे चैलेंजेस है, तो उस चैलेंजेस को हमें दूर करना है। तो वे फॉरवर्ड में क्या है, हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने हैं। रिफॉर्म्स में कौन कौन से, डीरेगुलेशन करना है, ईजिंग ऑफ एफडीआई, जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का नॉर्म है उसको ईज करना है, ओके। फिर प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करना है, आर एंड डी में जो भी मतलब खर्चे हैं वो हमें बढ़ाना है। तो ये सभी चीजें हमें करनी होंगी, ओके। फिर हमें जो ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस है उसको भी इन्हांस करना होगा। उसके लिए हमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना होगा, ओके। हमारा जो ट्रेड रिलेशन है वो विथ यूएस, चाइना, ओके, उनके साथ, फिर आपका यूरोप के साथ, ओके, साउथ एशिया के साथ, इन देशों के साथ हमें एक तो यूएस चाइना के साथ बैलेंस करना होगा, और एक्सपैंड करना होगा विथ यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया, ओके। तो ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। तो पोटेंशियल क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं प्रीलिम्स में, तो H1B वीजा के रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है, ओके। प्राइमरीली ये किससे एसोसिएट करता है, तो ये आप देखिएगा। फिर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स क्या है, ओके, ये भी आ सकता है एग्जाम में। फिर इसमें पोटेंशियल क्वेश्चंस मेंशन कर दिए गए हैं, आप एक पैटर्न समझ सकते हैं फ्यूचर क्वेश्चंस के लिए, ओके। फिर ये डिफरेंट पेपर के लिहाज से कैसे इंपॉर्टेंट होगा, इसमें सारे कुछ मेंशन कर दिया गया है, ओके। चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग व्हाई इट्स सो फ्रैकिंग हार्ड टू मेक बिग ऑयल ड्रिल, ओके। तो ये ऑयल ड्रिलिंग के बारे में बात करता है ये आर्टिकल। स्पेशली क्या है, जो ट्रम्प साहब का रिसर्जेंस हुआ है, ओके, उसमें जो उनका स्लोगन है ड्रिल बेबी ड्रिल का, तो वो कैसे जो उनके डोमेस्टिक ऑयल रिजर्व है, ओके, जैसे शेल गैस है, शेल ऑयल है, उसको कैसे एक्सप्लोर करना उन लोग चाह रहे हैं, और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है यूएस के एनर्जी सिक्योरिटी में, ओके, वेस्ट एशिया का जो पॉलिटिक्स का जो डायनामिक्स है उसमें, और हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी हमारे इंडिया के इकोनॉमी में, एनर्जी सिक्योरिटी में इसका क्या असर रहेगा, या फिर हम इससे क्या लर्न कर सकते हैं, इसे रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है, ओके। तो ये भी काफी अच्छा आर्टिकल है एंड इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, ओके। तो इसमें की थीम्स एंड इंसाइट्स में आप देख सकते हैं जियोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स क्या क्या होंगे, ओके। ग्लोबल एनर्जी डायनेमिक्स कैसा है, एनवायरमेंटल चैलेंजेस क्या क्या होंगे सेल गैस और सेल ऑयल को एक्सप्लोरेशन करने में, ओके। और क्या पॉलिसी इम्प्लीकेशंस हो सकता है इंडिया के लिए, तो ये चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। सभी इसमें मेंशन कर दिए हैं, एकदम सिंपल वर्ड में है, आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं फ्रॉम दिस पीडीएफ, ओके। तो ये दे दिया जाएगा टेलीग्राम में, आप कोशिश कीजिएगा इसको समझने की, ओके। नेक्स्ट है चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। तो क्या क्या चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड रहेंगे, चैलेंजेस में हमारा जियो पॉलिटिकल रिस्क है, ओके। जो ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशन है लाइक सऊदी अरेबिया, रशिया, ओके, और यूएसए के साथ कैसे ये बैलेंस किया जाए। एनवायरमेंटल कंसर्न्स रहेगा इसमें, क्योंकि ऑयल एक्सप्लोरेशन अपने आप में ये क्या है, एनवायरमेंट के लिए एक डैमेजिंग एक्टिविटी है, ओके। फिर इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा, रिन्यूएबल एनर्जी में एक्सेलरेट करना है, इंडिया को प्रायोरिटाइज करना है सोलर, विंड, हाइड्रोजन एनर्जी, ओके, टू रिड्यूस डिपेंडेंस स्पेशली ऑन फॉसिल फ्यूल्स, ओके। स्ट्रेंथनिंग एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमारा जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करना है, तो उसमें स्पेशली हमें रिफाइनरीज और पाइपलाइंस बिल्ड करने होंगे, ओके। और पॉलिसी रिफॉर्म्स में क्या लिया जा सकता है बाय इंडिया, कि हमारा जो एक्सप्लोरेशन है और प्रोडक्शन है उसमें हम प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को और एनकरेज कर सकते हैं, ओके। चलिए फिर देखते हैं जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या जियोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स है ऑन ऑयल प्रोडक्शन, ओके। उसके बाद रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी हमें देखना होता है, तो इसमें भी प्रोबेबल क्वेश्चंस बना दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, okay? फिर सऊदी अरबिया, यूएस सऊदी रिलेशन एंड ओपेक डायनेमिक्स, ओके। तो क्या डायनेमिक्स रहेंगे सऊदी अरबिया और यूएस रिलेशन एंड ओपेक डायनेमिक्स, ओके, ये भी आपको देखना होगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनर्जी सिक्योरिटी, ओके। तो कैसे हम अपना जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो पा सकते हैं, तो एनर्जी सिक्योरिटी अगर नहीं होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, इसीलिए क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी पाना बहुत जरूरी है आज के समय पे, ओके। तो लेसन क्या हो सकता है इंडिया के लिए, कि हमारा जो भी एनर्जी सोर्सेस है उसको डाइवर्सिफाई करना है, रिन्यूएबल एनर्जी को स्ट्रेंथन करना है, ताकि हम क्या कर सके, जो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस कर सके, ओके। मेंस में पास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक, ये इसमें दे दिया गया है। फिर एनर्जी ट्रांजिशन हमें कैसे करने हैं, क्या इन्वेस्टमेंट ट्रेंड देखा गया है, ओके।
इंडिया इंडिया का जो एनर्जी स्ट्रेटेजी है वो कैसा है। तो हमें स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बिल्ड करने हैं, एनकरेज करना है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को, स्पेशली ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन में। ओके, और इसी के साथ इसको भी ध्यान रखना है कि हम फॉसिल फ्यूल को जब एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसी के साथ हमें जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है उसको भी डेवलप करना है, ताकि हमारा जो भी एनवायरमेंटल गोल है उसको हम प्राप्त कर सके। ओके, फिर प्रोबेबल क्वेश्चन इसमें मेंशन किए गए हैं। ओके, फिर एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भी एक्सप्लोरेशन का एक्टिविटी है एनर्जी सिक्योरिटी पाने के लिए, उसमें एनवायरनमेंट का डैमेज देखा जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है, ओके, या फिर एनवायरमेंटल एथिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, वो एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, फिर कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ओके, तो ये कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हम एथिक्स में एज वेल एज इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, इन जीएस पेपर 3 एज वेल एज इन 4। ओके, तो इसमें फ्रैकिंग के बारे में भी पूछा गया है कि जो फ्रैकिंग है वो प्राइमरीली किससे एसोसिएटेड है। तो ये देख सकते हैं ABCD से किससे एसोसिएटेड है। ओके, फिर ओपेक ग्रुप क्या है। ओके, फिर आप इसमें जो भी हमारे पोटेंशियल प्रीलिम्स और मेंस क्वेश्चन है वो इसमें दिखाए गए हैं, तो आप ये देख सकते हैं। फिर है आपका गो न्यूक्लियर ऑन न्यूक्लियर। तो ये न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। तो कैसे जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, NPCIL, वो कैसे न्यूक्लियर एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, ओके, प्राइवेटाइजेशन का एक इसमें रास्ता खोला गया है। तो वो क्या है, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, कैसे स्मॉलर भारत स्मॉल रिएक्टर्स डेवलप किया जाएगा इन कोलाबोरेशन विथ प्राइवेट सेक्टर। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल कितना होगा, ओके, NPCIL का रोल कितना होगा, इस रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो ये भी रिगार्डिंग एनर्जी सिक्योरिटी ही है, कि कैसे हम एनर्जी सिक्योरिटी पा सकते हैं, और एज वेल एज हम कैसे जो हमारा सिविल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको कैसे एनहांस कर सकते हैं। ठीक है ना, और ये एनवायरनमेंट के साथ भी जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि एक तो आपका जो न्यूक्लियर एनर्जी है उससे जो फ्यूल आता है वो कंपैरेटिवली क्लीन फ्यूल है। ओके, लेकिन इसके साथ एक डिजास्टर का एस्पेक्ट भी जुड़ा हुआ रहता है, कि न्यूक्लियर जो भी पावर प्लांट है उससे डिजास्टर्स का जो संभावना है वो भी बढ़ जाता है। तो इससे रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, चलिए, ये सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है, आप देख सकते हैं। और रिसेंटली हमने इंडिया US जो न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर डील है उसके बारे में भी देखा था, तो वो भी आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो स्ट्रेंथनिंग इंडिया US न्यूक्लियर टाइज, तो कैसे हमने जो न्यूक्लियर टाई है उसको स्ट्रेंथन किया आफ्टर 2008 सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी वैसे। ओके, तो वो चीजें भी आप इसमें समेट सकते हैं। फिर जो स्लेंडा लॉ है इंडिया का, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, इसके वजह से क्या है, हमारा जो भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको डेवलप करने में, या फिर जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है सिविलियन पर्पस के लिए वो एक्वायर करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ठीक है ना। फिर इसी के लिए इस लेंडा लॉ के वजह से ही लैक ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट देखा गया है। ओके, तो ये सभी चीजों को क्या है, हमें ठीक करना होगा। ओके, तो ये इस लाइन में इन फ्यूचर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज क्या है इंडिया के लिए, और US का जो डिस्ट्रस्ट था इंडिया को लेकर रिगार्डिंग न्यूक्लियर पावर, वो भी क्या है, समय के साथ देखा जा रहा है कि ट्रस्ट में तब्दील हो रहा है, और US इंडिया दोनों कोलाबोरेट कर रहे हैं ऑन सिविल न्यूक्लियर डील। तो ये चीज भी आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है ना। फिर कौन से पॉलिसी रिफॉर्म्स हमें लेने हैं इसके बारे में यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट आप चैलेंजेस देख सकते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस है। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी लाइन में पूछा जाता है, पहले आपको चैलेंजेस पूछ लिया जाएगा, फिर आपको उसका वे फॉरवर्ड दिखाना होगा। तो ये उसी हिसाब से ये सारी प्रिपरेशन इसमें कर दिया गया है। तो आप इसको घर में पढ़ के आपका नॉलेज का जो बेस है उसको इनहेंस कर सकते हैं। ओके, फिर रेलेवेंस कैसे है अक्रॉस UPSC पेपर, ये UPSC के लिहाज से हो या फिर अलग स्टेट PCS के लिहाज से हो, ओके, सभी में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि स्टेट PCS में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ रीजनल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ओके, तो नेशनल, ग्लोबल, रीजनल, ओके, सभी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये सभी चीजें आपको पढ़ना जरूरी हो जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें सभी एक ही आर्टिकल के रिगार्डिंग इतने सारे चीजें हमने इसमें समेटी है। ओके, तो एक ही मुद्दा तो एक ही है, कॉन्सेप्ट भी एक ही है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट का कैसे डिफरेंट पेपर्स में एप्लीकेशन है वो इसमें दिखाया गया है। ओके, तो आप इससे देख के एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, और इंटीग्रेटेड वे में आप
पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग क्रिटिकल मिनरल्स। तो कल भी हमने एक आर्टिकल देखा था क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर की कैसे जो चाइना है इसके एक्सपोर्ट में वो रेगुलेशन ला रहे हैं, और इसके वजह से इंडिया के जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, मॉडर्न इकोनॉमी को बूस्ट करने में, उसमें क्या अड़चने आ सकती है, उसी रिगार्डिंग कल हमने देखा था। तो उसी के साथ ये आप लिंक करके पढ़ सकते हैं कि क्रिटिकल जो भी मिनरल है, ओके, लिथियम हो, कोबाल्ट हो, ओके, अदर रेयर अर्थ एलिमेंट हो, वो कैसे आज के समय में, ओके, आज के इकोनॉमी के लिए कैसे जरूरी है, कैसे एसेंशियल है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, ओके, जैसे सोलर पैनल के लिए, विंड टरबाइन के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, ओके। तो इन सब चीजों को हासिल करने के लिए हमें क्या है, ये जो भी क्रिटिकल मिनरल्स है उसका अवेलेबल होना, एबंडेंस में अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, ओके। तो इसके लिए इंडिया कौन कौन सी मतलब स्टेप्स ले रहा है, तो ये जानना जरूरी हो जाता है, ओके। और जो विकसित भारत का गोल है, फिर से इसको इसमें लिंक कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि आप जब अपना फाउंडेशनल लर्निंग कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट करने के बाद आप उसके पैरेलली जब न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी के हो या फिर स्टेट पीसीएस के हो, उससे आपको ये आइडिया तो लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसीलिए क्या है, रैंडम तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए आपको। क्या है, फाउंडेशनल लर्निंग के साथ ही न्यूज़पेपर पढ़ना है और उसको होलिस्टिकली समझना है। और वंस यू कंप्लीट दिस प्रोसेस, आपको क्या करना है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, स्टेट पीसीएस के हो या फिर यूपीएससी के हो, उनके साथ इन चीजों को लिंक करके देखना है कि उस समय, ये आप पकड़ लीजिए 2020 में कोई एक क्वेश्चन पूछा गया, ओके, तो वो क्यों पूछा गया। अभी आप, हमने देखा कि 2008 में सिविल न्यूक्लियर डील यूएस के साथ साइन हुआ था। तो आप 2008 के बाद के जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे, स्पेशली 9 का, ओके, 2009 का, उसमें आप इस टॉपिक रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन देख लेंगे, ओके। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि एक्चुअली जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके, वो कैसे पूछे जाते हैं और किस बेसिस में पूछे जाते हैं। तो ये चीजें आप अगर मास्टर कर लेंगे ना, तो ये एग्जाम निकालना आपके लिए बहुत ही आसान बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें सारी चीजें मेंशन कर दी गई हैं कि इंडिया को कौन कौन से जो मटेरियल है वो जरूरी है, फिर इंडिया उसके उसको पाने के लिए कौन कौन सी स्कीम्स ले रहा है, ओके, कौन कौन से पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहा है, ओके, कौन कौन से चैलेंजेस है, उसमें वे फॉरवर्ड क्या है। तो इसी पैटर्न में आपको चीजें समझनी होती है, ओके। तो सेल्फ रिलायंस एंड डिपेंडेंस बनाना है, ओके। उसके बाद आपका सेक्टोरल इम्पैक्ट क्या हो सकता है अगर क्रिटिकल मिनरल्स नहीं रहे तो, ओके, डिफेंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, रिन्यूएबल एनर्जी में, ट्रांसपोर्टेशन में हमें हमारा बुरा असर पड़ सकता है। तो इन सेक्टर्स को बूम करने के लिए, बूस्ट करने के लिए हमें क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत है, ओके। चलिए आगे देखते हैं इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया है मिनरल सिक्योरिटी को पाने के लिए। तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल बनाया गया है 2019 में, ओके। तो ये एक जॉइंट वेंचर है विथ नाल्को, एचसीएल, एमईसीएल, ओके। तो ये फोकस किस में करता है, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको थोड़े नॉलेज रखना जरूरी है, ओके। तो कैसे हमारा जो भी क्रिटिकल मिनरल्स है अब्रॉड में, दूसरे देशों में जहाँ एबंडेंस में पाया जाता है, उन लोगों से हम कैसे वो जगह लीज में ले सकते हैं, ओके, उससे एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसी के लिए खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड को बनाया गया है। और आपका जैसे एंगेज इन पार्टनरशिप विथ मिनरल रिच नेशंस लाइक अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, ओके, ऑस्ट्रेलिया, फॉर लिथियम एंड कोबाल्ट। तो ये सभी चीजें देखनी जरूरी हो जाती है। प्रीलिम्स में भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, ओके। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, कैसे आइडेंटिफाई किया, ओके। हमारे देश में कितने मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल के तौर पे लिस्ट किया है, लगभग 30 मिनरल्स है, ओके। फिर क्रिटिकल मिनरल मिशन 2024 क्या है, इसमें बजटरी एलोकेशन कितना दिया गया है, ओके। ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। चैलेंजेस इन इंडिया मिनरल सिक्योरिटी क्या है, जो आपका काबिल है उसका जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है उसमें लिमिटेशन है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ाना होगा, ओके। इनकम्प्लीट जो वैल्यू चेन है उसको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, कंप्लीट करना होगा, ओके। डोमेस्टिक जो कैपेबिलिटीज लैक कर रही है हमारे एक्सट्रैक्शन में, रिफाइनिंग में, प्रोसेसिंग में, उन चीजों को क्या करना होगा, हमें फर्दर एनहांस करना होगा, ठीक है ना। तो जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों ही लिंक को हमें स्ट्रेंथन करना होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं।
टेक्नोलॉजी है एंड पॉलिसी गैप्स है, उसको भी दूर करना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लाना होगा। ओके, इंसेंटिव्स देने होंगे, डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडवांस मटेरियल। ओके, वे फॉरवर्ड में ये सभी चीजें देखिए, जो हमने चैलेंजेस देखे थे उसी को क्या किया वे फॉरवर्ड में, बोला गया कि स्ट्रेंथन काबिल्स फाइनेंशियल रिसोर्सेस। तो इसी तरीके से क्या है आपको पढ़ना होता है। ओके, फिर डाउनस्ट्रीम का प्रॉब्लम देखा गया था, तो इसमें एक्सपैंड डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग इसके बारे में कहा गया है। ओके, डेवलप डोमेस्टिक रिफाइनिंग, तो डोमेस्टिक रिफाइनिंग में हमारा क्या है, कैपेबिलिटी अभी भी वीक है, प्रोसेसिंग में कैपेबिलिटी वीक है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, तो यही सभी चीजें आपको समझ के मेंशन करना है। ओके, एकदम जनरल लेवल में सभी चीजें आपको समझनी है। ओके, किसी भी चीज में आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है सिविल सर्विसेज में, क्योंकि पेपर्स के नाम ही रखे गए हैं जनरल स्टडीज। ओके, जनरली आपको चीजों को समझना आना चाहिए और लिंक करना आना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी चीजें आपका जैसे ग्लोबल इम्प्लीकेशन एंड इंडियाज पोजीशन क्या है। ओके, तो इसी में एनर्जी ट्रांजिशन लीडरशिप। ओके, हमारा वल्नरेबिलिटी को हमें रिड्यूस करना है, बूस्ट करना है मेक इन इंडिया को। ओके, तो ये सभी चीजें आप समझ सकते हैं। ओके, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में हम क्या कर सकते हैं, कोलाबोरेशन कर सकते हैं विथ लाइक माइंडेड कंट्रीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, ये भी इकोनॉमी के लिहाज से ही इम्पोर्टेंट है। ये बात करता है गुजरात का जो गिफ्ट सिटी है। ओके, कैसे हब है फॉर आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट। ओके, जो भी हमारा बाहर विदेशों में इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसको और कैसे फर्दर इनहेंस किया जा सकता है। ओके, हमारा जो फाइनेंशियल सेटअप है उसको कैसे और रोबस्ट बनाया जा सकता है, ताकि हम और इन्वेस्टमेंट पा सके। ठीक है ना, तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है, और क्या क्या रेगुलेटरी चैलेंजेस है उन सभी को हमें ठीक करना है। ठीक है ना, तो इसके ऊपर भी आप क्या है क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या फीचर्स है ऑफ गिफ्ट सिटी, कन्वीनियंस एंड कॉस्ट इफिशिएंसी देखा जाता है, टैक्स बेनिफिट दिए जाते हैं, रेगुलेटरी सपोर्ट दिया जाता है। ओके, फिर ग्रोइंग प्रेजेंस ऑफ फंड मैनेजर्स, तो फंड मैनेजर्स है जो क्या करेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट फंड रिसीव होगा उसको मैनेज करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये गिफ्ट सिटी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में वोलाटिलिटी देखा गया है। ओके, और फिर क्यों जरूरी होता है, दूसरा पॉइंट में दिया गया है कि जो हमारा करेंसी डेप्रिसिएशन है उसको हेजिंग करना है। ओके, फिर आपका डिक्लाइनिंग वेंचर कैपिटल एक्टिविटी, तो जो वेंचर कैपिटल एक्टिविटी है। ओके, जो वेंचर कैपिटलिस्ट है जो कैपिटल प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट बिजनेसेस को, उसमें क्या गया देखा गया है, डिक्लाइन देखा गया है। तो उस डिक्लाइन को फील करने के लिए गिफ्ट सिटी का जो भी कंसेप्ट है वो बहुत जरूरी है टू बूस्ट आवर स्टार्टअप इको सिस्टम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है गिफ्ट सिटी का। ओके, ये सभी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, आप देख सकते हैं। बूस्टिंग इंडिया फाइनेंशियल इकोसिस्टम। ओके, सपोर्टिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक गोल्स। ओके, फिर एनाबलिंग आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट। ओके, अल्टरनेटिव टू ग्लोबल हब्स, तो जो भी ग्लोबल हब्स है ऑलरेडी सिंगापुर और मॉरिशियस। ओके, इनके इनको इनका ऑल्टरनेटिव हिसाब से काम करना। चलिए आगे देखते हैं, चैलेंजेस एंड बॉटलनेक्स क्या क्या है। तो रेगुलेटरी इनकॉन्सिस्टेंसीज देखी जाती है, करेंसी डेप्रिसिएशन का एक प्रॉब्लम है, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है विथ आरबीआई। ओके, तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। तो वे फॉरवर्ड में यही सभी चीजें, इसके जो भी चैलेंजेस है, इसका जो भी सोल्यूशन है वो मेंशन कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है बजट एंड ईज ऑफ डूइंग फार्म बिजनेसेस। ओके, तो ये जो आर्टिकल है ये स्पेशली जो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है उनका जो भी फार्मिंग एक्टिविटी है, ओके, उसको कैसे ठीक किया जा सके, क्रेडिट अवेलेबिलिटी कैसे किया जा सके। ओके, फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जा सके, जो मार्केट लिंकेजेस है उसको कैसे इनहेंस किया जा सके। तो इसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो थोड़े डेटास भी इसमें मेंशन किए गए हैं, और डेटा देखते ही हमें ये आभास हो जाएगा कि स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स का जो कंडीशन है उसको डेवलप करना हमारे लिए कितना जरूरी है, अगर हम एक विकसित भारत पाना चाहते हैं बाय 2047। क्योंकि आप देख सकते हैं लगभग 50% जो भारत की आबादी है वो आपके खेती के साथ जुड़ी है। ओके, और इसमें आपका जो भी हमारे जितने भी फार्मर्स है, ओके, उन एग्रीकल्चरलिस्ट है, उनमें 85% ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी क्या है, स्मॉल फार्मिंग कम्युनिटी। ओके, या फिर मार्जिनल फार्मिंग कम्युनिटी है। तो इसी से आप ये समझ सकते हैं कि इनका जो भी डेवलपमेंट है
वो करना कितना जरूरी हो जाता है। ओके, ताकि हम क्या कर सके, हमारा जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का गोल है इसमें लिखा है कि एग्रीकल्चरल जो सस्टेनेबिलिटी है उसको पाने के लिए और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए हमें क्या है, और रूरल लाइवलीहुड को स्ट्रेंथन करने के लिए, इकोनॉमिक रेजिलियंस पाने के लिए रूरल एरिया, हमें स्मॉल और मार्जिनल जो फार्मर्स है उनका जो कंडीशन है उसको डेवलप करना बहुत जरूरी है, और एग्रीकल्चर को डेवलप करना बहुत जरूरी है। ओके, तो इसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो स्मॉल फार्मर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसे आपका डिफरेंट मतलब सपोर्ट दिया जा सकता है, जैसे इनपुट सपोर्ट में फर्टिलाइजर, सीड, मशीनरी। ओके, कैसे उन लोग जो भी स्मॉल फार्मर्स है उनको प्रोक्योरमेंट करने के लिए इजी होना चाहिए, तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो ये सभी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। सिंप्लीफाइंग दी केसीसी रिन्यूअल प्रोसेस। ओके, किसान क्रेडिट कार्ड का जो भी रिन्यूअल प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करना, ताकि आसानी से जो भी फार्मर्स है वो लोन को अवेल कर सके। ठीक है ना। तो ये सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। इसमें फिर एमएसपी रिगार्डिंग टॉपिक भी इंक्लूड हो जाता है, तो ये सभी चीजें आपको समझनी जरूरी हो जाती है। ओके। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक, इज फ्रांस इन्फ्लुएंस इन वेस्ट अफ्रीका ओवर। तो वेस्ट अफ्रीका में देखा जा रहा है कि जो फ्रांस के जो भी ट्रूप्स है, ओके, जो वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के वजह से रुके हुए थे, उनका विड्रॉल किया जा रहा है। ओके, तो रीजन फॉर फ्रांस विड्रॉल, तो जो भी देश में जैसे छाद है, आइवरी कोस्ट है, ओके, तो इन देशों ने ये अपील किया है कि अगर फ्रांस के फोर्सेस इन देशों में रहेंगे तो जो फ्रांस का नेशनल सोवरेनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होता है, और जो कॉलोनियल लीगेसी है वो रह जाता है। तो उसको हटाने के लिए ही क्या किया गया है, फोर्सेस को विड्रॉल किया गया है। ठीक है ना। फिर पब्लिक का डिससेटिस्फेक्शन भी देखा गया है फ्रांस के प्रेजेंस की वजह से, तो इसीलिए क्या है कि एंटी फ्रेंच सेंटीमेंट भी देखा गया है इन देशों में, वेस्ट अफ्रीकन देशों में। ओके, जैसे चाद है, आइवरी कोस्ट है, इन सब देशों में। तो वहां से क्या किया गया है, अभी ट्रूप्स को विड्रॉ किया जा रहा है। ओके। फिर जो जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट है उसमें भी शिफ्ट देखा जा रहा है। तो वेस्ट अफ्रीका के जो भी देश है वो मिलिट्री पर्पस से रशिया के साथ अलायंस कर रहे हैं, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए चाइना के साथ अलाइन कर रहे हैं। ओके, तो ये भी देखना एक जरूरी हो जाता है कि कैसे जो एक पुराना कोल्ड वार के समय पे एक फाइट था वो फिर से आपका देखा जा रहा है कि जो, या फिर कॉलोनियल समय में जो एक डोमिनेंस था कि कौन कितना डोमिनेट करेगा। ओके, तो उस चीजों को अभी भी आप देख सकते हैं। ओके, इम्प्लीकेशन ऑफ फ्रांस विड्रॉल फ्रॉम अफ्रीकन नेशन, तो क्या इम्प्लीकेशन रहेगा। ओके, जो जो भी फ्रांस का इन्फ्लुएंस था वो एंड हो जाएगा। ओके, फिर थोड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस देखे जाएंगे वेस्ट अफ्रीकन नेशंस में, क्योंकि वहाँ के देश में अभी भी क्या है, जो टेररिज्म है वो बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। ओके, तो रीजनल अलायंसेस कैसे बना रहे हैं जो भी वेस्ट अफ्रीका के देश है, जैसे माली, नाइजर, बुर्किना फासो। ओके, तो एक ये भी समझ सकते हैं आप, इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है गवर्नेंस के ऊपर, ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। ओके, जो फ्रांस का इन्फ्लुएंस है वो इम्प्लीकेशन क्या है फ्रांस के लिए। ओके, तो फ्रांस का जो भी डोमिनेंस था, इन्फ्लुएंस था, वो खत्म होने वाला है। ओके, फिर जो डिक्लाइन है, इकोनॉमिक जो रिलेशन है वो डिक्लाइन हो रहा है। ओके, फ्रांस का जो ग्लोबल रेप्यूटेशन है वो कम हो रहा है। ओके, रशिया और जो चाइना है वो कैसे इन वेस्ट एशियन कंट्री में, सॉरी, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री में अपना इन्फ्लुएंस बना रहे हैं, वो समझना जरूरी हो जाता है। ओके, फिर आपका ब्रॉडर यूरोपियन इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका, तो इसके बारे में भी समझना जरूरी हो जाता है कि जो यूरोपियन इन्फ्लुएंस था बहुत पहले से ही, ओके, कॉलोनियल टाइम से ही, या फिर वर्ल्ड वार वन के पहले, वर्ल्ड वार वन के बाद, तो ये सभी चीजें हम इससे समझ सकते हैं। कैसे राइज ऑफ चाइना एंड रशिया देखा जा रहा है, उनका इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ता हुआ देखा जा रहा है वेस्ट अफ्रीका में, ये चीजें आप समझ सकते हैं। ठीक है? फिर क्या शिफ्ट देखा गया है यूरोपियन पॉलिसीज में, ये भी आप समझ सकते हैं। ओके, कि जो भी यूरोपियन नेशन है वो अभी अपने डोमेस्टिक डेवलपमेंट में ज्यादा ध्यान दे रही है, और यूरोपियन डेवलपमेंट में, यूरोपियन यूनियन के डेवलपमेंट में ज्यादा ध्यान दे रही है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अफ्रीकन नेशंस। ओके, स्पेशली वेस्ट अफ्रीका। ओके, फिर इसके जियोपॉलिटिकल एंड ग्लोबल इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं, एक सिक्योरिटी वैक्यूम देखा जाएगा इन देशों में। ओके, फिर मल्टीपोलर इन्फ्लुएंस देखा जा रहा है अफ्रीका में। तो एक नया बैटल ग्राउंड बन के खड़ा हो गया है वेस्ट अफ्रीका।
ओके, फिर चैलेंजेस कैसे देखे जा रहे हैं डेमोक्रेसी रिगार्डिंग वेस्ट अफ्रीका में। ओके, तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है फॉर अफ्रीकन नेशन, तो उनको स्ट्रेंथन करना है अपना रीजनल कोऑपरेशन। ओके, डाइवर्सिफाई करना है पार्टनरशिप की, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो ट्रेडिशनल पार्टनर है यूरोप उन्हीं के साथ पार्टनरशिप करेंगे, तो अलग देश भी है जैसे रशिया है, चाइना है, इंडिया है, ब्राजील है, उनके साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फोकस ऑन गवर्नेंस। तो इनको जो भी वेस्ट अफ्रीकन नेशन है, इनको अपने जो गवर्नेंस है इसको भी एनहांस करना होगा, गुड गवर्नेंस जैसे कंसेप्ट लाने होंगे। ओके, ताकि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सके, और जो भी असुविधाएं देखी जा रही है, टेररिज्म का प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, पॉवर्टी का इशू है, उसको दूर किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग इज पॉवर्टी बीइंग अंडर एस्टिमेटेड इन इंडिया। ओके, तो इसमें पॉवर्टी रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, और ये आर्टिकल बात करता है कि कैसे 1970 से लेके आज तक जो हमारा पॉवर्टी एस्टिमेशन है वो किया जा रहा है, और उसमें कौन कौन से चेंजेस आए हैं, और कौन कौन से डिफरेंट कमिटीज में कैसे सजेशन करते हैं, सॉरी, और या फिर कौन कौन से मेथोडोलॉजीज रखे हैं, तो ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना जरूरी हो जाता है। जैसे तेंदुलकर कमेटी ने क्या मेथड दिया था, रंगाराजन कमेटी ने क्या मेथड दिया था, मेथोडोलॉजीज में कैसे शिफ्ट देखे गए हैं पोस्ट 2011-12। ओके, फिर आपका एमपीआई का कॉन्सेप्ट आया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जो कंटेम्परेरी पॉवर्टी लाइन को लेके जो डिबेट है, ओके, तेंदुलकर लाइन को लेके जो डिबेट है, अंकाराजन लाइन को लेके जो डिबेट है, वो आप समझ सकते हैं। फिर ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या रख रहा है यूएनडीपी, ओके, वर्ल्ड बैंक, वो भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है की इश्यूज इन पॉवर्टी एस्टिमेशन। तो क्या की इश्यूज है, डेटा कंपैरेटिबिलिटी में एक इशू है, क्योंकि डिफरेंट सेट ऑफ डेटा इस्तेमाल किया जाता है बाय दिस इंस्टीट्यूशन। ओके, और इनका कैलकुलेशन मेथड भी डिफरेंट होता है। फिर मेथोडोलॉजिकल भी एक कंसर्न देखा गया है, रूरल अर्बन में एक डिवाइड देखा गया है, तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। तो अभी हाल फिलहाल में क्या है, जो गैप्स है, नेरोइंग कंजम्पशन गैप, जो कंजम्पशन गैप है उसको नेरो किया जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ओके, तो इसके बारे में भी हमें समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एमपीआई के ऊपर भी डिफरेंट क्वेश्चन आते हुए दिखाई देते हैं एग्जाम में। तो एमपीआई जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उसको कौन प्रिपेयर करता है, बाय यूएनडीपी। ओके, तो ये भी अच्छा पैरामीटर रखता है, इससे भी आप पॉवर्टी रिलेटेड बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। ओके, क्या की फाइंडिंग्स है 2023-24 में, तो डिक्लाइन इन पॉवर्टी, ओके, कंजम्पशन पैटर्न में डिफरेंसेस आ गया है, ठीक, क्या क्रिटिसिज्म है, तो ये सभी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के जरूरी हो जाती है। तो चैलेंजेस क्या क्या है पॉवर्टी एस्टिमेशन में, तो ये इन फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस लाइन पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेथोडोलॉजिकल लिमिटेशन ऑलरेडी हमने देखा, डेटा गैप्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। ओके, पॉलिसी ब्लाइंड स्पॉट्स, इसके बाद नॉलेज गैप, ये सभी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। फिर इसका वे फॉरवर्ड भी इसमें मेंशन कर दिया गया है, तो ये पूरा का पूरा आंसर ही बना दिया गया है। पॉवर्टी को कैसे एस्टिमेशन किया जा सकता है, उसमें कौन कौन से चैलेंजेस है, और उनका क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग टीबी के। तो हमारा टारगेट है हमारे देश का कि जो टीबी है उसको 2025 तक खत्म किया जाए, लेकिन अभी क्या है, इसमें भी बहुत सारे रोड ब्लॉक देखे गए हैं, स्पेशली कोविड-19 के बाद देखा गया है कि हमारी जो भी अचीवमेंट्स थे उसमें अभी हम लैग कर रहे हैं। ओके, क्योंकि जो हमारा रिसोर्सेस था वो हमने पूरा डाइवर्ट कर दिया कोविड को टैकल करने के लिए। तो इंट्रोडक्शन में ये सभी चीजें आपका मेंशन कर दिया गया है कि जो टीबी है वो एक क्या है, क्यूरेबल डिजीज है, लेकिन फिर भी हम क्या कर नहीं पा रहे हैं, उसको खत्म नहीं कर पा रहे हैं। अबाउट 26% जो टीबी केसेस है, ग्लोब के जितने टीबी केसेस है उसके 26% तो सिर्फ इंडिया में दिखाई देता है। ओके, तो इसको ठीक करने के लिए हमने क्या है, एक प्रोग्राम भी लिया है, इंडिया नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ओके, जिसमें ये टारगेट रखा गया है कि हम टीबी को एंड करेंगे बाय 2025। ओके, फिर आप इसमें WHO का भी जो एम्बिशियस गोल है वो भी समझ सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चैलेंजेस क्या है इस टारगेट को अचीव करने में। ओके, तो हाई वल्नरेबिलिटी अमंग स्पेसिफिक ग्रुप। ओके, सप्लाई चेन इशू देखा गया है कि नेशन वाइड जो ड्रग शॉर्टेजेस है। ओके, तो ड्रग शॉर्टेजेस होते ही क्या होता है, एक्सपेंसिव ड्रग, अल्टरनेटिव ड्रग बाय करना होता है, और उसका क्या होता है,
हेल्थ एक्सपेंसेस में या फिर आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाता है। ओके, फिर डायग्नोसिस में भी गैप देखा गया है। तो ये चीजों को हमें क्या करना है, टेकल करना है। तो जैसे हम यहाँ पे चैलेंजेस देख रहे हैं, तो इन चैलेंजेस को हम इसका उल्टा लिखेंगे तो ये सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। डायग्नोसिस गैप को ठीक कर दिया जाएगा तो ये एक सोल्यूशन हो गया। ओके, लैक ऑफ ट्रेनिंग फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है उनमें ट्रेनिंग का अभाव देखा गया है, तो ट्रेनिंग को स्ट्रेंथन कर दिया जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफिशियंसीज है तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने से ये ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ड्रग रेजिस्टेंस जो टीबी डेवलप हो रहा है, क्योंकि पोर एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट है, तो उसको क्या करना है, ठीक करना है। तो ये सभी हम मेंशन कर सकते हैं। फिर बेस्ट प्रैक्टिस एंड सक्सेस स्टोरी आप केरला से देख सकते हैं कि कैसे जो कदम्बश्री सेल्फ हेल्प ग्रुप है वुमेन का, आपका केरला में, उन्होंने कैसे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया, अवेयरनेस जनरेट किया, तो वो आप देख सकते हैं। ओके, फिर एक्टिव केस फाइंडिंग, कितने एक्टिव केसेस है जो फाइंड नहीं हुए उनको फाइंड करना है। ओके, उनको ट्रीट करना है ताकि वो फिर किसी और को इन्फेक्ट ना कर सके। ओके, तो वे फॉरवर्ड में भी देखिए वही चीजें इसमें मेंशन कर दी गई है, जैसे फोकस ऑन वल्नरेबल ग्रुप, ओके, स्ट्रेंथनिंग डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। ड्रग अवेलेबिलिटी का जो कमी है उसको ठीक करना, कैपेसिटी बिल्ड करना, एक्टिव केस फाइंडिंग करना, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट डाला, अवेयरनेस जनरेट करना। ओके, जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है उसको ठीक करना, ठीक है ना। फिर जो क्रॉस सेक्टोरल कोलाबोरेशन है उसको इंश्योर करना। ओके, इसके बाद आप अगला आर्टिकल जो है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इंडिया में जो भी इश्यूज देखे गए हैं, ओके, हाल फिलहाल में जो भी प्रॉब्लम्स देखे गए हैं उसको हम कैसे टेकल कर सकते हैं, इसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। और देश का अगर डेमोक्रेसी हमें बचा के रखना है तो हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा इंटीग्रिटी के साथ उसको करना होगा। ओके, अगर इलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं रहा, इंटीग्रिटी नहीं रहा, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहा, ईसीआई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो अगर इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाई, उसमें अगर एग्जीक्यूटिव का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस रहा, तो ये क्या कर सकता है, आपका जो पूरा डेमोक्रेसी है हमारा, या फिर जो डेमोक्रेसी का वैल्यू है उसको डाइल्यूट कर सकता है। ओके, तो उस लिहाज से ये टॉपिक जरूरी हो जाता है। तो इलेक्शन कमीशन रिलेटेड हम जो भी चीजें आपका पॉलिटी पार्ट में पढ़ते हैं, सीएस पेपर 2 में, इससे हमें इसका बैकग्राउंड समझ के इन सभी चीजों को समझना होगा। ओके, इसी के साथ वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे आने वाले एग्जाम के लिए। ओके, तो जो भी अभी महाराष्ट्र इलेक्शन में जो भी अनयूजुअल वोटिंग पैटर्न्स देखे गए, ओके, वोटर लिस्ट में जो आपका एरर देखा गया, उसी रिलेटेड ये आर्टिकल है। ओके, तो ये चीजें आप इससे समझ सकते हैं। तो इलेक्टरल रोल का जो इंटीग्रिटी है उसको हमें बचा के रखना है। जो एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस है ओवर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको कम करना है, क्योंकि क्या हो रहा है, जो पब्लिक ट्रस्ट है वो इरोड हो रहा है। ओके, तो ये क्या करता है, डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करता है, तो इन्हीं चीजों को हमें ठीक करना होगा। तो नेक्स्ट देखिए, रिकमेंडेशंस फॉर रिफॉर्म। तो रिकमेंडेशन क्या क्या है रिफॉर्म के लिए, यूज ऑफ आधार फॉर इलेक्टोरल रोल, ओके, ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल प्रोसेसेस, तो इन चीजों को ठीक करना है, सीआई का इंडिपेंडेंस बनाए रखना है, फिर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस लेने हैं, फिर पॉलिटिकल पार्टीज का कैपेसिटी बिल्ड करना है, पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन को बढ़ाना है। ओके, तो इन सभी चीजों को आप समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आयरन एज किक ऑफ इन 4th मिलेनियम बीसी इन तमिलनाडु। ओके, तो जो आयरन एज है, तो हमने वैदिक, जब हम वैदिक एज पढ़ते हैं तो हमने देखा है कि हमारा वैदिक एज से पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसमें आयरन का इस्तेमाल नहीं हुआ था। आयरन का इस्तेमाल हमारे वैदिक समय से ही हुआ है, मतलब 1000 बीसी के बाद। लेकिन तमिलनाडु में ये नया फाइंडिंग्स पाया गया है कि वहां पे लगभग 3500 बीसी के आसपास आपका आयरन का यूज देखा गया है। ओके, तो ये इसके रिगार्डिंग अभी क्या हो जाता है, ये मुद्दा पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो क्या कैसे सर्च किया, रिसर्च किया गया, क्या वैलिडेशन मिले हैं, तो ये सभी चीजें हमें जाननी जरूरी हो जाती है। ओके, और इसका ग्लोबल एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट समझना भी जरूरी हो जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्कवरी, तो अगर ये डिस्कवरी हो गया तो हमने ये आज तक मान के चला है कि आयरन हमारा 1000 बीसी के बाद ही इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। लेकिन अभी अगर ये चेंजेस आ गए, नया डिस्कवरी हो गया, तो हिस्ट्री में भी क्या करना होगा, हमें रीराइटिंग करना होगा कि जो इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट है उस समय में कैसा देखा गया था, क्योंकि आयरन
टूल आते ही एक क्या है, पूरा सोशियो इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है उसमें एक रिवोल्यूशन आ गया था। हमने वैदिक कल्चर में ये सभी चीजें पढ़ी है, वैदिक समय में, वैदिक एरा में। तो इसी से क्या है, अभी ये सभी चीजों को फिर से क्या करना होगा, री इंटरप्रेट करना होगा। ओके, एक नए सिरे से चीजों को समझना होगा। तो ये अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, तो देखना होगा कि आगे कितने और क्या फाइंडिंग्स आते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें ये पता लग जाता है कि हमारा जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना जरूरी हो जाता है। ओके, तभी हम क्या कर सकते हैं, इन सभी चीजों का एक अच्छा इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो अगेन आपका जो पुराना एक डिस्प्यूट है बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका, उसी के रिगार्डिंग है। ओके, और ये इंटर वाटर जो शेयरिंग डिस्प्यूट है उसके रिगार्डिंग है। ओके, तो ये बहुत पुराना मुद्दा है, फिर से आया है कावेरी रिवर को लेके। तो इसमें रिसेंट क्या क्या डेवलपमेंट्स है, कौन से जो कावेरी साउथ वेलर लिंक प्रोजेक्ट है उसको लेके क्या प्रॉब्लम आया है। ओके, ये प्रोजेक्ट तमिलनाडु गवर्नमेंट ने शुरू किया था, ये जहाँ तक याद है। ओके, इसमें मेंशन किया है 2021 में, लेकिन सेंटर ने अभी भी इस प्रोजेक्ट को अप्रूव नहीं किया है। और कर्नाटका ने सुप्रीम कोर्ट में भी इसके रिगार्डिंग आपका पिटिशन फाइल किया है। तो ये सभी चीजें अभी समझनी जरूरी हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी हमारा इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट है वो मुद्दा अभी फिर से न्यूज में आ गया है। तो इसमें क्या हो सकता है, नेक्स्ट ईयर, ओके, या फिर नेक्स्ट मेंस में या फिर प्रीलिम्स में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और फेडरलिज्म रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि फेडरलिज्म का जो टॉपिक है उससे भी ये जो मुद्दा है जुड़ा हुआ है। ओके, तो कर्नाटका का क्या ऑब्जेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है, ओके, तमिलनाडु का पोजीशन इसमें क्या है, तो ये सभी चीजें हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी जरूरी हो जाती है। ओके, तो इंटर वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से हमारे पास लीगल रेमेडीज है, तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या कहता है, ओके, और फिर फेडरल प्रिंसिपल को भी समझना जरूरी हो जाता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्बेटिव फेडरलिज्म, ये सभी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिर इन मुद्दों से ये एनवायरनमेंट को भी लिंक करता है, इकोनॉमी को भी लिंक करता है, तो इन चीजों को भी लिंक करके पढ़ना जरूरी हो जाता है। ओके, फिर आपकी लीगल एंड पॉलिसी एस्पेक्ट इसका देख सकते हैं कि इसमें यूनियन गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक हमारे पास लॉ है, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956। ओके, तो जो भी इंटर वाटर रिवर डिस्प्यूट है वो सेंटर ही सॉल्व करेगा, और सेंटर के पास ही इसका अथॉरिटी है। ओके, अंडर आर्टिकल 262, मुझे जितना तक ध्यान है, तो ये सभी अभी आर्टिकल 262 क्या है, आर्टिकल 263 में कैसे इंटर स्टेट काउंसिल फॉर्म किए जा सकते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो इन चीजों को भी आपको इसमें सब्सटेंशिएट करना होगा। ओके, फिर जुडिशियल इंटरवेंशन कैसा रहा है, ओके, वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट कौन कौन से हैं पिछले, तो ये सभी आपको समझना जरूरी हो जाता है। तो इसमें वे फॉरवर्ड में सेंटर को एक क्या है, रोल प्ले करना होगा, इंटर स्टेट कोऑपरेशन लाना होगा। ओके, जुडिशियल ओवरसाइट इसमें देखना होगा, ठीक है ना। फिर सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लाने होंगे, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया, ताकि हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी इसमें पा सके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बात करता है विक्रम मिश्री टू विजिट बीजिंग एज इंडिया चाइना लुक टू रिवाइव ऑल डायलॉग मैकेनिज्म्स। ओके, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है मीट करने वाले हैं चाइनीज काउंटर पार्ट को। ओके, तो वहां पे क्या होगा, हमारा जो भी पेंडिंग मुद्दा है तो उन सभी चीजों को क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो इसमें ये सभी चीजें मेंशन कर दी गई है। ओके, की इश्यूज ऑन एजेंडा। ओके, तो डायरेक्ट फ्लाइट के बारे में डिस्कस किया जाएगा, जिसको क्या किया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था आफ्टर सिंस कोरोना पेंडेमिक। ओके, फिर इशुएंस ऑफ वीजा फॉर बिजनेस पर्सन, जर्नलिस्ट, पिलग्रिम्स। ओके, डिस्कशन ऑन ट्रेड रिलेटेड इश्यूज। ओके, फिर मानसरोवर यात्रा को रिजम्पशन करने के लिए, तो ये जो भी मुद्दे हैं ये डिस्कस किए जाएंगे। ओके, जो भी इकोनॉमिक टेंशन है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। ओके, जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को लेके जो भी कंसर्न है, उन सभी चीजों को इसमें रेज किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। ओके, फिर चाइना का क्या रिएक्शन है क्वाड को लेके। ओके, और हम कैसे बैलेंस करेंगे अपना जो रिलेशन वैसे एंड चाइना। ओके, तो स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस में आप बॉर्डर डिस्प्यूट रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं, ओके, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड चैलेंजेस जो भी है उस सभी के ऊपर चर्चा किया जाएगा। तो ये सब हम
अपने फाउंडेशनल कोर्स में लर्न करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। ओके, हमारे जो भी इंडिया का ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर है उसमें कैसे डिस्प्यूट्स है, वो सभी चीजें हमें देखनी होंगी। पीपल टू पीपल टाई कैसे इंश्योर किया जाएगा। ओके, इंडो पैसिफिक डायनेमिक्स को कैसे मैनेज किया जाएगा। ओके, तो इसमें वे फॉरवर्ड भी दे दिया गया है कि डायलॉग पे ज्यादा फोकस करना है ताकि ट्रस्ट बिल्ड किया जा सके। ओके, इकोनॉमिक लिंक्स को और स्ट्रेंथन करने हैं। ओके, फिर जो मल्टीलैटरल फोरम है उसको लेवरेज करना है, जैसे क्वाड है, ब्रिक्स है। ओके, तो ये क्वाड क्या है, यूएस बेस्ड ग्रुप है। ओके, और ब्रिक्स में चाइना इंडिया है, तो इन दोनों को क्या करना होगा, हमें एक बैलेंस करना होगा, ठीक है ना। फिर एनवायरमेंटल कोऑपरेशन करने होंगे ऑन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। ओके, फिर इनहेंसिंग कल्चरल डिप्लोमेसी, तो कल्चरल डिप्लोमेसी को प्रमोट करना होगा, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस। ओके, रीबिल्ड ट्रस्ट, तो ये सब क्या है, आपको एग्जाम में इन्हीं चीजों को मेंशन करना होगा जब भी हमें इंडिया चाइना का रिलेशन पूछा जाएगा डिफरेंट एंगल से। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग पूजा खेड़कर का जो स्कैम था, और उसके बाद सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल्स में कौन कौन से चेंजेस लाए गए, तो ये उसी रिगार्डिंग है। आप सभी अवेयर ही है, अभी नोटिफिकेशन भी आ चुका है यूपीएससी का प्रीलिम्स के लिए, तो उसी रिगार्डिंग कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है कि चेंजेस इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल, तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट सबमिशन एट प्रिलिमिनरी स्टेजेस। ओके, स्टेज उसको ठीक किया जाएगा। सर्विस एंड कैडर प्रेफरेंस रिलेटेड चेंजेस लाए गए हैं। ओके, कंसिक्वेंस क्या होगा अगर कोई इसको कंप्लाई नहीं करता है, तो ओके, तो ये सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। कैसे एक मेल प्रैक्टिसेस की वजह से रूल्स को चेंज किया गया, उसी रिगार्डिंग ये चीजें यहाँ पे दिखाई गई है। तो ये आप एक रिफॉर्म्स में भी पढ़ सकते हैं कि सिविल सर्विसेज जो एग्जाम है उसमें कौन कौन से रिफॉर्म लाए गए। ओके। ओके, तो ये सभी चीजें आप समझ सकते हैं। बाकी आपका आज का डिस्कशन हमारा इतना ही है। कल फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज के लिए अलविदा।